हेलो बच्चों, देखें आज का जो टॉपिक है, मैंने इससे पहले आपको दो एप्लीकेशन पढ़ा दी हैं। ये थर्ड एप्लीकेशन है बॉयड-शैपर्ड लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर जो होगी ना वो इनफाइनाइट वायर होगी। तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट वायर है, वो इनफाइनाइट है, वायर जो है वो इनफाइनाइट है। तो देखिए पहले डायग्राम क्या है, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि हमने क्या करा। एक कंडक्टर लिया एक्स और वाई, एक कंडक्टर लिया है एक्स और वाई, एक कंडक्टर लिया। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रही है, आई करंट इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है एक्स वाई कंडक्टर में। इस कंडक्टर से हमने इतनी दूरी पे एक पॉइंट पी लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस कंडक्टर से वो ए है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ये पी पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस कंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा ना ये आप करंट ना इधर लिख लेते हैं। तो अब हमने इसका नाम रख लिया, कुछ भी नाम रख लो, पी ओ नाम रख लो इसका। ठीक है, ओ से पी का डिस्टेंस कितना हुआ ए, और ए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक करंट एलिमेंट लिया। ठीक है, करंट एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे सी पॉइंट पे हमने एक करंट एलिमेंट लिया है, और सी से पहले देखेंगे ये कितना है, सी से इसका डिस्टेंस कितना है एल, सी से ओ का डिस्टेंस कितना है एल है। तो ये जो हमने यहाँ पे ये इतना जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये जो है ये डी एल है, ये कितना है डी एल। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ, ये क्या है आर पोजीशन। ये पी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है सी पॉइंट से, और इन दोनों में हमें पता है बॉयड-शैपर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों में एंगल क्या रहता है, थीटा। इन दोनों में एंगल क्या रहेगा आपका, थीटा एंगल होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ये एंगल क्या होगा फाई, ये एंगल आपका क्या होगा यहाँ पे फाई एंगल होगा। तो अब हमें बॉयड-शैपर्ड लॉ लगा के इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो डायग्राम इसकी एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखें, ये थोड़ी डायग्राम फिर से बनाइए। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया एक्स वाई जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई। तो हमने ये पी पॉइंट लिया फ्रॉम द कंडक्टर, और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए फ्रॉम द कंडक्टर से। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंडक्टर, तो ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर है इनफाइनाइट, इसीलिए हमने ओ से सी की लेंथ क्या ले ली एल। तो इसी में हमने एक छोटा सा एलिमेंट क्या लिया है डी एल। तो इस डी एल के कारण उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसीलिए मैंने ये आर क्या है, आर क्या है पोजीशन वेक्टर है उस पी पॉइंट का, आर और डी एल में एंगल क्या ले लिया हमने थीटा। तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। स्टेप फर्स्ट ऐसे मान सकते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि ऐसे लिख लें कि let us take a straight conductor XY carrying current I flowing from X to Y डायरेक्शन, एक्स टू वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो लेट पी क्या है, पी बी ए पॉइंट, पी बी ए पॉइंट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टर, फ्रॉम द कंडक्टर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है,
तो दैट इज़ पी सी की वैल्यू, पी सी नहीं है ये पी ओ है, पी ओ की वैल्यू कितनी हो गई, ए के इक्वल हो गई। ठीक, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, टेक ए स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल ऑफ लेंथ एल का, ठीक है, दैट इज वो जो ओ से सी था वो एल था, ऑन कहाँ पे, ऑन द कंडक्टर। ठीक है, वेयर लेट, मान लो लेट थीटा क्या है, थीटा बी द एंगल बिटवीन डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर। यहाँ तक आपने लिखना है और इसके बाद आपने बॉयड-सैबर्ट लॉ का यूज़ करना है। स्टेप सेकंड में अकॉर्डिंग टू बॉयड-सैबर्ट लॉ, बॉयड-सैबर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वो क्या होता है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बॉयड-सैबर्ट लॉ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करना है आर की वैल्यू, सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट करनी है डी एल की वैल्यू, थर्ड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है साइन थीटा की वैल्यू। आपकी मर्जी, जो मर्जी आप पहले कैलकुलेट करें, कोई रूल नहीं है पहले ये, मतलब कि आपको इस फॉर्मूले में इन तीन चीज़ों की वैल्यू, इन तीन क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ करेंगे हम साइन थीटा को कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल लें, राइट ट्रायंगल पी ओ सी, राइट ट्रायंगल क्या है, पी ओ सी। तो पी ओ सी में देखें थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई जो होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। थीटा प्लस फाई का सम 90 के इक्वल, तो हमें थीटा चाहिए, तो थीटा कितना होगा, 90 माइनस फाई, ये थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हम लिखेंगे साइन 90 माइनस फाई। तो साइन 90 माइनस फाई किसके इक्वल होता है, कॉस फाई के इक्वल। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, साइन थीटा की वैल्यू ये है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखें सेकंड, अब कैलकुलेशन ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आर। तो देखो इसी में एक ट्रायंगल लें, ट्रायंगल पी ओ सी, आपने जो भी ट्रायंगल लिया है, बिना ये एक बार लिया हुआ ट्रायंगल, उसी में कैलकुलेट करेंगे। तो देखें आर हमें कैलकुलेट करना है, हमने फाई में ले आए हैं क्वेश्चन, तो इसका मतलब फाई के सामने ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। आर हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम ऐसा करें कि ये बेस है, फाई के सामने परपेंडिकुलर ऐसे पढ़ना है, तो ये जो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि कॉस फाई किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस फाई बेस कितना है, ए है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, ये ऐसे आ जाएगा आपके पास इक्वेशन थर्ड। आपने आर कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है डी एल की वैल्यू।
तो देखें इसमें थर्ड जो आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, DL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसी ट्राइंगल में आप देखेंगे tan phi परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan phi परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने परपेंडिकुलर L है, बेस कितना है A है, तो A tan phi इज इक्वल टू L और L इज इक्वल टू A tan phi, ये आ गया। ये इक्वेशन आपकी वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शायद ये फोर्थ हो, ठीक है। तो अब आपने इसी को डिफ्रेंशिएट करना है फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू फाई के साथ। तो क्या आएगा, DL अपॉन डी फाई और D अपॉन डी फाई, L की क्या वैल्यू, ये A tan phi। तो जो भी आपका सॉल्यूशन करके DL अपॉन डी फाई क्या होगा, ये A sec स्क्वायर फाई के इक्वल होता है। DL A sec स्क्वायर फाई डी फाई, आपको तो इसका डिफरेंशिएशन पता होगा। तो ये इक्वेशन आपकी फिफ्थ हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी फिफ्थ है। देखें ये जो तीन वैल्यू आपने फाइंड करी हैं ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL की वैल्यू A sec स्क्वायर फाई डी फाई थी वैल्यू, और म्यू नॉट और साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, कॉस फाई के इक्वल हुआ, और अपॉन में 4 पाई R का स्क्वायर, तो A अपॉन कॉस फाई का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये किसके इक्वल होता है, A sec स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई, ये आएगा, ठीक है। तो अपॉन में 4 पाई A का स्क्वायर, ये 1 अपॉन कॉस जो होता है ना वो सेक फाई के इक्वल होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगेगा, सेक स्क्वायर फाई के इक्वल होता है। तो ये सेक स्क्वायर फाई ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो DB की वैल्यू म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई अपॉन में 4 पाई A, ये आ जाएगा। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 6 इक्वेशन को। तो 6 इक्वेशन को इंटीग्रेशन आप करेंगे अभी। तो आप लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 6 को विद लिमिट क्या होगी इसकी, देखो विद लिमिट क्या होगी, माइनस पाई फाई 1 टू प्लस फाई 2 में होगी लिमिट। तो वो किस तरीके से होगी, ये इंटीग्रेशन DB, ये इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2 में म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई अपॉन में 4 पाई A, ऐसे आएगा। देखो लिमिट क्या है ये समझना है। ये O पॉइंट है तो कंडक्टर तो इन्फानाइट है, इसका मतलब यहाँ कंडक्टर से लेके ये P पॉइंट जो है ये सम एंगल पे है। इसका मतलब इसकी जो एक तो लिमिट क्या होगी, इनिशियल लिमिट से लेके एक फाइनल लिमिट होगी। तो हमने क्या करा, ये जो लिमिट है ये कितनी है, फाई 2 फाइनल, और ये कौन सी है इनिशियल, ये है फाई 1। लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसीलिए हमने माइनस का यूज़ किया है, डाउनवर्ड में है, और ये अपवर्ड में है तो हमने पॉजिटिव का यूज़ किया यहाँ पे। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा लिमिट माइनस फाई 1 क्यों है और प्लस फाई 2 क्यों है। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर जो होगा ये इसको कैंसिल करेगा और B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई A जो है ये बाहर आएगा,
तो इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 फाई 2 कॉस फाई डी फाई। आपको पता है इंटीग्रेशन कॉस की क्या होती है, साइन। कॉस की इंटीग्रेशन सिंपल है, आपको याद है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन फाई होती है, तो साइन फाई माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक जाएंगे हम, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है आपको। तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ऐसे ये आ जाएगा यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई a रहेगा और ये साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 हो जाएगा। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। यहाँ तक आपको क्लियर है और एग्ज़ाम में यहाँ तक करना है आपको। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन।